वो जुड़ भी रहा। नमस्कार सभी साथियों को। एक बार मुझे बता दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं। अगर आवाज़ आ रही है तो आप इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मैं अपनी बात को कंटिन्यू शुरुआत कर सकूं। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। नहीं आ रही क्या आवाज़? कोई कमेंट नहीं आ रहा है किसी का। एक बार बता दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, आप देख ही रहे हैं 2-4 दिन से जो भी आरोप प्रत्यारोप सभी लोगों पे लगाए जा रहे हैं। कोई किसी पे लगा रहा है, कोई किसी पे लगा रहा है और कोई जवाब भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब का परे एक चीज़ भी है कि केस पे कैसे आगे काम किया जाए। उस पर शायद कोई काम नहीं कर रहा है अभी। जो हम लोग अभी लगातार उसको जारी किए हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मकसद है कि लोगों को इन सब चीज़ों में उलझा के रखो और आगे का काम क्या होना है, कैसे होना है, इन सब से ध्यान भटका दो, जिससे कि इन लोगों को टारगेट करने का मौका मिल जाए। मैं सभी की बातों का थोड़े टाइम में जवाब दूंगा। उसके बाद मैं आगे की रणनीति पे बात करूंगा, कैसे करना चाहिए, क्या करना है हम लोग और कैसे कर रहे हैं। देखिए, मैंने लाइव तो किसी का नहीं देखा है अभी तक, लेकिन आप सभी भाइयों के माध्यम से मुझे पता चला है कि तमाम तरह की बातें बोली गई हैं और जो कि अनर्गल बातें बोली गई हैं। राहुल भाई ने कल शायद आके कुछ चीज़ें स्पष्ट भी की थी। उसके बाद आज मैंने एक ऑडियो सुना था जो हमारी टीम के या फिर इस केस के सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति का है। तो मैं अभी उनको थोड़ा सा जवाब देके फिर आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। गरिमा जी मेरे तक ज्वाइनिंग हो सकती है नहीं, जो भी आपके सवाल हैं मैं उनके जवाब दूंगा, ठीक है। देखिए, आज मैंने एक ऑडियो सुना था, उसमें कहा गया है कि ये जो लिस्ट निकलवाई गई है वो मुरादाबाद में बैठकर, दिल्ली में बैठकर या आजमगढ़ में बैठकर तो नहीं निकलवाई गई है। ये बात हम भी जानते हैं कि यहाँ बैठकर तो नहीं निकलती है, लखनऊ से भी नहीं निकली है, वो परिषद से लिस्ट बनती है। आपकी इनको जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये बोल रहे हैं कि जॉब करके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने 1.5 महीने लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 9 से 5 की शिफ्ट के टाइप से काम किया है इस केस में। जो भी ज़रूरत थी इस केस में, कैसे लिस्ट वहाँ से निकलवानी है, कैसे रिपोर्ट आनी है, उन सब पे लग के काम किया है। उसमें मेरे साथ थे, मेरे साथ के मनोज प्रजापति जी थे, रॉयल राणा थे, ललित लश्करी थे, सुनीता जी थी। सभी लोग लगातार 1-1.5 महीने लगातार हम लोग आयोग में आते थे एंड मूवमेंट पे। उसके बाद रिपोर्ट निकली थी
और उसमें किसी से कोई पैसा नहीं मांगा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पैसों का आरोप लगा रहे हैं वो अपनी थोड़ी ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं शायद किसी पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप लोग मैनेज कर सकते हैं। किसी से कोई पैसा नहीं मांगा गया था। हर व्यक्ति ने जो वहाँ पे पैरवी कर रहा था उसने अपनी जेब से खर्चा किया था। जब हमने वकील को हायर किया था वहाँ पे, तो कुछ चुनिंदा लोगों से जो पैरवीकार थे, सिर्फ उन्होंने अपने जेब से पैसे लगा के काम किया था। उसके बाद रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट आने के बाद धरना चालू कराने वाली भी आयोग टीम ही थी। उस टाइम तक जो भी आज की डेट में नौसुखिया बोल रहे हैं हम लोगों को, वो कहाँ गायब थे उनका कुछ पता नहीं था, पैसे लेने में मगन थे। मैं उनके लिए बता दूं कि आज उन्होंने एक बात और बोली है कि इस ऑडियो को सेव करके रख लेना। अरे भैया, आप कितना मतलब हद होती है। आप अपने गले में थोड़ा गरेबान में झांक कर देखिए, क्या क्या सेव करवा के रखोगे। अभी 2-4 महीने पहले की आप अपनी वो वीडियो उठा के देख लीजिए। उस दिन भी आप एक लाइव वीडियो आप बना रहे थे, उस दिन भी कह रहे थे इसको सेव करके रख लीजिए, और उसमें आप कह रहे थे कि प्रत्यावेदन के नाम पे आप 5,000 रुपये जमा कीजिए और उससे आपको नौकरी मिलेगी। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो आप जो सजा डिसाइड करेंगे वो करूँगा मैं, लेकिन नहीं मिली है। अब आप जाओ, कोई तो तुमसे कह नहीं रहा है, जाके ही खुद कर लो जो करना है आपको। उससे पहले एक और आपने, जब कोर्ट की कार्रवाई हो रही थी, जब हम लोग रिजर्वेशन का मैटर लड़ रहे थे, उस टाइम पे भी आपने बोला था कि आप इसको रिकॉर्ड करके रख दो, मैं एक ब्रह्मास्त्र उतारूंगा, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आएगा इस केस में जो पता नहीं क्या क्या कर देगा, आप इसको सेव करके रख लो। आज तक तो दिखा नहीं हम लोगों को। देखिए, फाइनल बात यह है कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। आपको पिछले 2 साल से, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, और आपको भी पता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती थी तो आपको प्रदीप बघेल याद आते थे कि प्रदीप भाई ये डेटा दे दो, ये ब्रीफिंग कर दो, ये डॉक्यूमेंट दे दो। आप कहो तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा उन चीज़ों को। लेकिन आप इस तरह के बेबुनियादी बेवकूफ़ाना भरे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। नौसुखिया इस केस को कहां पर लेकर आए हैं। आज आपका केस इस स्थिति में है कि अगले 2 से 3 डेट में ये केस डिसाइड हो जाएगा। वो इन्हीं नौसिखियों, आपकी नज़रों में नौसिखिए हैं, लेकिन 2 से 3 डेट में डिसाइड हो जाएगा। वो इन्हीं नौसिखियों की ही देन है, आपकी कोई देन नहीं है उसमें। आप 3 महीने से घर में बैठे हुए थे जब जरूरत थी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग आयोग में पिछले 2 साल से लड़ रहे थे, कभी अकाउंट लेकर सामने नहीं आए किसी के सामने। क्यों नहीं आए, आपने कभी सोचा? वो हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, आप लोगों ने अकाउंट जारी किए हुए थे और हमें भरोसा था कि आप लोग सही करोगे। उसके बाद जब आप लोग घरों में बैठ गए, कोई नहीं आ रहा था इस लिस्ट को बचाने के लिए, उसके बाद हम लोग आए थे। और जो 6 तारीख को अकाउंट जारी करने की बात कर रहे हो राहुल मौर्य की, वो सिर्फ कैबिनेट के लिए जारी किया गया था। खैर, उन बातों को मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ी सी इस केस को बैक लेके जाऊंगा आप लोगों को, फ्लैशबैक में। 2011 से महाशय जी केस को लड़ रहे हैं। इनके 1-2 साथी थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो पहले चप्पलें पहना करते थे, आज स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। महाशय को लगा कि वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, तो हम भी थोड़ा सा इसमें अपना हाथ आजमा लें। तो सेम स्थिति जब हम लोग रिजर्वेशन का मैटर लड़ रहे थे, वहाँ पे एक भास्कर की टीम थी, एक लोहा और आशीष अलग लड़ रहे थे जो पंकज वाली टीम थी, और उसके बाद तमाम और 2-4 साथी थे जो इस केस को लीड कर रहे थे। तो ये महाशय एकदम से उस टाइम पे भी फुदक के आए थे और इन्होंने कहा था, भाइयों मैं सबसे कहता हूँ कि आप सब लोग एक हो जाइए और हम लोग एक मिलकर लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इतना मीठा बोलते हो भैया, मैं आपकी कभी बुराई नहीं किया हूँ आज तक, लेकिन आज आपने दुखी कर दिया नाम लेकर। मैं आगे अभी भी नहीं, ज़्यादा नहीं करूँगा, 2 मिनट लूँगा इस टॉपिक पे बस। आपने कहा था कि सब एक हो जाओ, और आपके कहने पे सब ने मीटिंग करी, एक हुए। उसका परिणाम क्या हुआ? किसी ने 66 लाख कमाए, किसी ने 50 लाख कमाए। इस केस में कम से कम 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ इस केस में, और आज तक हाई कोर्ट में सुनवाई तक नहीं करवा पाए हो आप लोग। उस टाइम पे भी आपने उन्हीं तथाकथित
एडवोकेट को हायर किया था और कहा था कि ब्रह्मास्त्र उतारूंगा मैं, और उनका ब्रह्मास्त्र हमने भी देख लिया, सब लोगों ने देखा। तो आप इस तरह के ब्रह्मास्त्र प्लीज यहाँ पे मत उतारिए, ठीक है। यहाँ पे ये केस डिसाइड होने की सिचुएशन में है। 2 से 3 डेट में, मुश्किल से 2 से 3 डेट बता रहा हूँ, उसमें डिसाइड हो जाएगा। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से अभी लड़ा जा रहा है, इसी तरीके से चला तो। लेकिन आप अपने ब्रह्मास्त्र लेके आओगे, यहाँ पे भी 2 साल खपाओगे। जिन लोगों को नौकरियां मिलनी है उनको भी आप ले डूबोगे। उसके बाद अभी महाशय गायब हो गए थे, उनके बाद इन्होंने फ़ोन किया। मैं इन वकील की भी थोड़ा सा बता देता हूँ जिनकी बातें हो रही हैं। भाई साहब ने फुल पेड हायर किया था 13-156 के मैटर के लिए। 13-156 पे तो कुछ सुनवाई नहीं करा पाए वो आज तक, लेकिन आयोग की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बेस पे धरना हुआ, धरने से पॉलिटिकल प्रेशर बना, चुनाव नज़दीक थे, एक लिस्ट आ गई। एक लिस्ट आने के बाद वही एडवोकेट के पैरवीकार इस बात को कह रहे हैं कि वो एडवोकेट केस में आने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों भैया, क्यों कर रहे हैं मना? उनको तो फुल पेड किया गया था। मैं मानता हूं केस डिसाइड होने का होता है तो 1-2 लाख रुपए लेता है एडवोकेट, 1-2 लाख रुपए दीजिए उनको और लेके आइए 13-156 पे। उस दिन आपने यही बोला था लाइव में कि 1-2 लाख रुपए की जरूरत है। वो 1-2 लाख रुपए आपके 12 लाख में कन्वर्ट हुए कि अब 12 लाख रुपए में आ जाएंगे वो। अब वो 12 लाख रुपए 18 लाख रुपए में कन्वर्ट हुए। मुझे कहने की जरूरत नहीं है किसका कहां पे क्या है। 2 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 18 लाख। वो वही हैं जिनको जज जिस दिन केस डिसाइड होना था, माननीय जस्टिस दिनेश सिंह जी की बेंच में था, वो बुलाते रहे कि ये आ जाएं तो आज हम ऑर्डर कर देंगे, इस पर सुपरनुमेरी पोस्ट पे कर देंगे। उनको बुलवाया गया 2 बार, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए वो आप सब समझते हो, क्योंकि इस केस को आगे लिंगर ऑन करना था। उस दिन अगर डिसाइड हो गया होता तो उनकी जेब में पैसा नहीं जाता। उसके बाद 22 मार्च को सुनवाई होती है। 22 मार्च की सुनवाई में उनकी कोई जरूरत नहीं थी। किसने बुलाया उनको? फिर कैसे आ गए? अब तक तो वो 13-156 पे आने के लिए मना कर रहे थे, अब अचानक से प्रकट होके आ गए। और 13-156 पे जहां पे कोई मुद्दा नहीं था नोटिस पब्लिकेशन का, उन्होंने आके उठा दिया कि नोटिस पब्लिकेशन होना चाहिए इस केस में। अब नोटिस पब्लिकेशन जज साहब लिख रहे हैं कि डेली न्यूज़पेपर में करवाइए, लेकिन उन महाशय ने जाके लिखवाया कि नहीं, ये दैनिक जागरण में होना चाहिए और टाइम्स ऑफ इंडिया में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा खत्म करवाना है। महाराज जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप जैसे पैरवीकार, आप एक गिद्ध किस्म के आदमी हो जो तब तक नोचोगे लोगों को जब तक उनके हड्डी पे थोड़ा सा भी मांस रह जाएगा। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो थोड़ी सी दूरी और बना के रख लो। 1-1.5 महीने ये केस डिसाइड हो जाएगा। जब 3 महीने घर में बैठे रहे तो अब और बैठ लो तो 1-1.5 महीना, क्या परेशानी है? कोई बुला के लाया आपको? नहीं लाया ना। सब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पे। डिवीजन बेंच में हमारी सुनवाई जब चल रही थी, डिवीजन बेंच में हमारे जो अपोजिशन के वकील हैं सुदीप सेठ जी, जब वहाँ पे ये पॉइंट उठ के आया कि यूएन मिश्रा अगर 13-156 पे आ गए होते तो शायद डिसाइड हो गया होता केस। क्यों नहीं आए वो? अभी बुला के लाना चाहिए उनको इस उसमें हमारी बेंच में। तो वहाँ पे हमारे विपक्षी वकील ने ये बात बोली थी कि सर, अगर वो तथाकथित वकील, उनका नाम लेकर, अगर वो इस केस में आ गए तो इन बच्चों का भला नहीं हो पाएगा कभी भी। ये उनके शब्द थे। अगर आप उस हियरिंग में जुड़े थे तो आप देख सकते हो जाके। मुझे किसी की यहाँ पे उनकी गलती नहीं है, वहाँ पे उनको समझाने वालों की गलती है कि आप भैया ऐसे मत कीजिए, आप भैया ये कीजिए। जब हमने 27 जनवरी के लिए उनको हायर किया था तब भी एक ऐसे ही फ़ोन पहुँचाया था आपने कि नहीं भैया इस केस में ऐसे नहीं, ऐसे करना है। जो हमारी ब्रीफिंग है उसके इतर बोलना है, उसके इतर बोले, इसीलिए हमने उनको आगे नहीं हायर किया। बार बार पूछते हो कि उनको आपने क्यों हायर किया था, फिर क्यों नहीं हायर किया? उन्होंने हमारे फेवर में कोई बहस नहीं करी थी। आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए, ऑर्डर उठा के देख लीजिए 27 जनवरी का। उसमें सिर्फ ये है कि जज साहब ने कमेंट किया कि 6800 जब इनको भरा जाएगा तो 6800 उनको बाहर होना चाहिए। हाँ सर, होना चाहिए, होना चाहिए। भाई ये क्यों नहीं बोल रहे? उनकी नियुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए हमने हायर नहीं किया था अगली डेट में।
और आप दूसरा वकील की बात कर रहे हो कि आप नए नए वकील लेके आ रहे हो। तो माथुर साहब को हमने जब हायर किया था उनको क्लियर उन्होंने खुद बोला था मुझे उसी डेट में लेके जाना जिस डेट में आपको ज़रूरत हो। जिस डेट में उनकी ज़रूरत थी उस डेट में लाया गया था, आगे जिस डेट में उनकी ज़रूरत होगी उस डेट में लाया जाएगा। कोई वकील चेंज नहीं कर रहे हैं। एक वकील हैं हमारे संदीप दीक्षित जी, जिनको हमने हायर किया हुआ है इस केस के लिए पूरे तरीके से, वो कभी चेंज नहीं होंगे इस केस में। बात सिर्फ इतनी हुई थी, हमने कहा था फुल पेड का पैसा ले लीजिए, तो उन्होंने कहा था फुल पेड का पैसा जितनी भी हियरिंग लगेंगी उसमें से 50,000 रुपये कम करके आप मुझे दे देना। तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम उन्हें एक बार में दे सकते थे उनको पैसे, क्योंकि हमारे पास, मैं ये भी बता देता हूँ, जो कल से अनर्गल चीज़ों को लाया जा रहा है कि एक महाशय बोल रहे हैं कि 26 लाख रुपए आए थे, कोई 30 लाख रुपए बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है। आप पढ़े लिखे लोग हो, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब ने, किसी ने बीटीसी किया है, किसी ने बीएड किया है, उसके बाद टेट पास किया है, उसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई किया है। आज की डेट में एक सिलेक्शन लिस्ट में हो, थोड़ा सा गणित सबको आता होगा, सबको आता होगा, जानता हूँ। बेसिक के मास्टर बनने जा रहे हो। हमारे पास टोटल जो इम्प्लीमेंट के थ्रू लोग जुड़े हैं, पार्टी बने हैं, वो 1158 हैं। उस 1158 में मैं भी शामिल हूँ, टीम के बाकी सदस्य भी शामिल हैं। कुछ साथी ऐसे थे जो फोन कर रहे थे कि प्रदीप भैया मैं पहले सहयोग कर चुका हूँ, 500 रुपये ले लीजिए, प्लीज बना दीजिए पार्टी। हमने कहा आओ बना देंगे यार, किसी की परेशानी है तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। किसी का फोन आया मेरे पास, राहुल भाई के पास फोन आया कि भैया जी मैं आज मजदूरी करके आया हूँ, 2 दिन बाद पैसा मिलेगा, 2 दिन बाद दे दूंगा मैं, आप प्लीज मुझे पार्टी बना लेना, तब तक पार्टी प्रक्रिया बंद मत करना। तो हमने कहा भैया हम आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं, आप प्लीज पैसा मत दीजिए, हम आपको पार्टी बना रहे हैं। ऐसे भी लोगों को पार्टी बनाया गया। कुछ हमारे साथ के लोग थे जो कोर कमेटी में काम कर रहे थे, 1-1, 2-2 लोग उनके जानने वाले थे, उनको पैसा फ्री, पार्टी फ्री में बनाया गया। ऐसे करके टोटल करीब हमारे पास जो लोग आए थे टोटल 1158 थे। अब आप सोचिए 1158 लोग आए थे और 999 फीस रखी गई थी, मात्र 999 रुपए। आप कौन सा हिसाब लगाते हो कि 26 लाख रुपए आ गए हमारे पास। 999 के हिसाब से अगर 1158 सारे लोगों ने पैसे दे दिए तो भी 11.5 लाख रुपए बनते हैं। कहां से 26 लाख रुपए आ गए? थोड़ा सा तो माइंड यूज कीजिए, है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन अगर है तो प्लीज यूज कीजिए उस ब्रेन को, अनयूज मत छोड़िए। 11.5 लाख रुपए टोटल बनता है। उसमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, किसी को कैसे ही बनाया गया। टोटल 11,88,000 के आसपास पैसा आया, सॉरी 10,88,000 रुपए। उसमें से मोटा मोटा माथुर साहब को हायर किया गया, 2,95,000 रुपए उनका खर्चा हुआ था। संदीप दीक्षित जी को 2 बार लाया गया, 1.5 लाख रुपए उनकी फीस है, 3 लाख रुपए उन पर खर्चा किया गया। डिवीजन बेंच में गए थे, 35,000 रुपए उसका फाइलिंग का लगता है, 35,000 रुपए उस पर खर्चा किया गया। 3,35,000 रुपए ये हो गए, 3 लाख रुपए उनके हो गए, 6,65,000 रुपए सीधा सीधा ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पार्टी बनाया, लोगों को 130 रुपए के हिसाब से पार्टी बनाया, 1.5 लाख रुपए उसमें खर्चा हुआ, 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ, 10,000 रुपए इधर उधर का खर्चा हो गया, 6,35,000 वो हो गए थे, 1,60,000 ये रुपए हो गए। मोटा मोटा पैसा अगर बात की जाए तो 6,35,000 और 1,60,000 रुपए, कितने 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख के बाद अब आ गए महाशय कि प्रदीप भाई हमारे वकील ने कह दिया नोटिस सर्व कराने के लिए, ये अचयनितों का काम है, मैं मानता हूं, लेकिन आप करवा दीजिए। तो हमने कहा भैया हम इस केस के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम चाहते हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, हम नोटिस पब्लिश कराने के लिए तैयार हैं। वह शर्तें आप कम से कम इतना तो कर देना कि इतना तो बोल ही सकते हो कि हाँ इन लोगों ने ये नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन्होंने नोटिस को पब्लिश कराया गया। आपके मुंह से आज तक एक बार मुंह से नहीं निकला कि आपने नोटिस पब्लिश कराने के लिए आगे आए। आपने मुझे जब फोन किया था, आप याद कीजिए आपने क्या शब्द बोले थे, प्रदीप भाई आधे पैसे मैं अमरिंदर से दिलवाऊंगा और आधे पैसे आप दीजिए, मैं नोटिस पब्लिश करा देता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं करा दूंगा नोटिस पब्लिश, अगर अमरिंदर भी नहीं देगा तो मैं नोटिस पब्लिश करवाऊंगा, क्योंकि नौकरी की जरूरत है हमें। और मेरे साथ जो लोग 1100 लोग जुड़े हैं उन्होंने किसी विश्वास के साथ मुझे पैसा दिया है, मैं नोटिस पब्लिश कराऊंगा। 8 लाख रुपए वहां पे हो गए थे, 1,99,000 नोटिस पब्लिकेशन में पैसा लगा। भाई साहब को 1,99,000 रुपए दिया गया, आज तक रिसिप्ट नहीं दी है उसकी। 8 तारीख को नोटिस पब्लिश हो गया था, मैं आज दे रहा हूं प्रदीप भाई, कल दे दूंगा रिसिप्ट।
आज तक रिसिप्ट नहीं दी गई है। मुझे नहीं पता कितनी दलाली खाई है उसमें आपने। अगर ईमानदार थे तो आप रिसिप्ट अब तक दे चुके होते, क्यों नहीं दी आपने? 2 लाख रुपए वहां पे खर्चा हुआ, 8 लाख रुपए वहां पे हिसाब हो गया, 2 लाख रुपए का हिसाब यहाँ पे हो गया, 10 लाख रुपए मोटा मोटा हिसाब हो गया। 3 महीने से केस लड़ रहे हैं। अगर कितना भी डॉक्यूमेंट और उनमें खर्चा हुआ होगा तो 50,000 रुपए मिनिमम खर्चा हुआ होगा इस केस में। तो 10,50,000 रुपए हो गए, 10,88,000 रुपए आए थे इस केस में। कहां से पैसा बचा? किसके पास? कौन कह रहा है कि एफडी करा ली? यार शर्म करो, कुछ तो शर्म नहीं आती आप लोगों को? कैसे अनर्गल आरोप लगा रहे हो? एक कह रहा है कि वहां पे दारू पी रहे जाके। यार दारू पी रहे थे तो तुम उस दिन कहां थे? मर गए थे क्या कहीं पे? उस दिन क्यों नहीं रोका आके आपने? हद होती है यार। एक कह रहा है एफडी करा ली। अरे यार तुम कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। और नहीं शर्म करते हो तो यार तमाम रास्ते हैं, वहां पे जाके कुछ भी कर लो। जो लोग लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं आगे की कार्रवाई। ये तो सब देखिए कहानी है, मैं इस सब पे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन कुछ बेवकूफ टाइप के लोग, गधे टाइप के लोग, जिस बंदे की मैं आज तक रेस्पेक्ट करता था, उस बंदे की वजह से ये केस लिंगर ऑन होने जा रहा है। अगर आप उसको सहयोग करोगे तो 2 साल तक ये केस को नहीं निपटाने देगा। अगर केस जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलता रहा, आप ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो भी समझदार लोग हैं जाइए हाई कोर्ट, सीनियर वकीलों से बात कीजिए कि केस कहां पे, अब इस केस में क्या बचा हुआ है, वो बता देंगे कितनी डेट में खत्म हो सकता है ये केस, कहां पर खड़ा हुआ है आपका केस। आप जिस वकील को हमने जब यूएन मिश्रा साहब को हायर किया था 1,80,000 रुपए दिए थे, आज आप उनको 18 लाख रुपए देने की बात कर रहे हो। आप मुझे बताइए, आप जिस एडवोकेट के आ गए हैं आज की डेट में आपका केस उस प्रकार पे है तो उन्हें कर लेने दीजिए। आप बीच में उंगली मत कीजिए, अच्छा रहेगा। सभी 6800 चयनितों लोगों के लिए नौकरी मिल जाएगी, दुआएं देंगे वो आपको। आपसे गुजारिश है। देखिए अब इस केस में आगे क्या होना है। अगर आप पार्टी बन के जाते हो, जैसा कि तथाकथित लोग कह रहे हैं कि हम इसमें नई पिटीशन डालेंगे, तो नई पिटीशन अगर आप डालोगे, नई पिटीशन कोर्ट के पास जाएगी, जज साहब क्या कहेंगे? सरकार से सवाल पूछेंगे कि ये पिटीशन आई है, क्या रुख है आपका? तो सरकार के अधिवक्ता क्या कहेंगे कि सर हमें इस पिटीशन पे जवाब दाखिल करने दीजिए, हमें थोड़ा टाइम दीजिए महीने भर का, हम इस पे जवाब दाखिल करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे आपके पास। मतलब 1 महीने की डेट मिल चुकी है आपको। तो इसलिए इसमें कुछ नया लाने की कोशिश ना करें। जो अगर आ भी रहे हो तो केस जहां चल रहा है वहीं से पिकअप करो, नया कुछ मत घुसेड़ने की कोशिश करो उसमें। अगर कुछ भी नया लाने की कोशिश करोगे तो ये केस और आगे बढ़ता चला जाएगा। आप जो कहते हो कि आपको बहुत नॉलेज हो सकती है, मेरे हिसाब से नॉलेज नहीं है। अगर आप नॉलेज होती 2011 से लेके फिर रिजर्वेशन मैटर पर आप इस तरीके से नहीं भटक रहे होते। मैं मानता हूं कि आपके बाल झड़ गए हैं इसी एक्सपीरियंस को लेते लेते, लेकिन राहुल गांधी भी आप देख रहे होगे कितने साल के हो चुके हैं, अभी तक उनको भी अकल नहीं आई है। वो भी अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं कि मैं पीएम बन रहा हूं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही लोग क्या चाह रहे हैं। ऐसे ही आपके समझ में नहीं आ रही है कि केस को किस तरीके से डिसाइड कराया जा सकता है। ये वही मुरादाबादी, वही प्रदीप बघेल नोएडा वाला, वही आजमगढ़ वाला और वही ललित लश्करी, ये वही लोग हैं जो जहां पे तुम कहते थे कि कभी रिपोर्ट नहीं आ सकती, कभी रिपोर्ट नहीं ला सकते हो आप लोग। रिपोर्ट आई, धरना उसके बेस पे हुआ और उसके बेस पे आज लिस्ट आई है। तो आप प्लीज आप ज्ञान ना बांटें, आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं तभी यहां पे बैठे हैं। आप 24 घंटे देते हो इस केस को। मैं जॉब करता हूं, मनोज जी अपना काम करते हैं, राहुल अपना जॉब करते हैं। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जॉब करते हैं, इनको क्या नौकरी की जरूरत है। ये सब करते हुए भी जितना भी आपके जितना टाइम नहीं देते हम लोग इस केस में, लेकिन आपसे बेहतर स्थिति में केस को लाके खड़ा किया हुआ है। आप देखो क्यों, कैसे किया। अगर पैसे खाने की हमारे अंदर थोड़ी सी भी होती ना लालच, तो मैंने इस केस में जिस दिन अकाउंट जारी हुआ था उस दिन रंजीत को यह बात बोली थी, रंजीत मैं इस केस में अपनी जेब से 50,000 रुपए जमा करने के लिए तैयार हूं, आप किसी अकाउंट में जमा करवा लो, मैं 50,000 लगाने के लिए
तैयार हूँ अपनी जेब से। अगर जरा सा भी हमारे अंदर खाने की वो होती तो 1 साल से 1.5 साल से हम लोग आयोग में लड़ रहे थे। 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा हो चुका है हर एक मेंबर का वहां पे, क्योंकि तमाम ऐसे खर्चे थे जो बताए नहीं जा सकते, लेकिन किसी ने किसी से पैसा नहीं मांगा था। अब देखिए कोर्ट में क्या होना है, मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें सरकार ने नोटिस पब्लिश करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया था। वहां पे हमारे वकील की कोई गलती नहीं थी, उसी दिन मैटर डिसाइड होता अगर ये नोटिस वाली बात नहीं लेके गए होते तो। लेकिन इन्होंने नोटिस लेके जाके 1 महीने वैसे ही बढ़वा दिया था। अब उसमें 2 अहम पहलू हैं। एक है रॉबिन सिंह की याचिका। रॉबिन सिंह की याचिका पर सरकार काउंटर फाइल कर रही है। जैसा कि सरकार के अधिकारियों से हमारी बात हुई है उसके अनुसार, वकीलों से बात हुई है उसके अनुसार, उन लोगों का कहना है कि हम रॉबिन सिंह पे काउंटर फाइल कर रहे हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भारती पटेल है, भारती पटेल पे हमारी जो इम्प्लीडमेंट फाइल हुई थी 1100 लोगों की, उसकी तरफ से एक काउंटर फाइल होना है। संभवतः इसी हफ्ते हो जाएगा। ठीक है, 2 चीज। तीसरी चीज, जो अधिवक्ता हैं 13/156 पर, उनको अचयनितों ने डिसंगेज कर दिया है इस केस से, और हम भी चाहते हैं कि उनको डिसंगेज करें। उन्होंने एक सप्लीमेंट्री फाइल की थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि 6800 को रद्द करो, क्वेश करो, और 18,000 लोगों की एक नई लिस्ट ड्रॉ करो। और मैं आपको बता दूं कि वो क्यों बोला गया था। वो 31 जनवरी को सप्लीमेंट्री फाइल हुई थी। 31 जनवरी को भाई साहब को यह दिव्य ज्ञान था, भाई साहब को नहीं लगभग सभी को ही था, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। लगभग हमको भी दिख रहा था, बाकी पॉलिटिकल लोग थे उनको भी दिख रहा था कि सपा की सरकार बनने जा रही है। सभी को यही लग रहा था उस टाइम पे। तो भाई साहब ने सोचा कि सपा की सरकार बन जाएगी, मैं अचयनितों का भी बुरा नहीं बनूंगा, सपा की सरकार बनेगी तो इस लिस्ट को क्वेश करा के 18,000 लोगों की लिस्ट बनवा ली जाएगी, जैसा कि उस टाइम पे नेताओं से बात हो रही थी, तो मैं सभी का मसीहा बन जाऊंगा। तो उन्होंने जाके अपना दिव्य ज्ञान का यूज किया और अपने ब्रह्मास्त्र वाले मसीहा से जाकर एक सप्लीमेंट्री फाइल करवाई, जिसमें कहा कि 6800 हमें नहीं चाहिए, इसको खत्म करो, और खत्म करने के बाद एक 18,000 लोगों की एक लिस्ट ड्रॉ की जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सपा की सरकार आएगी, ये खत्म होना तय है 6800, और एक नई लिस्ट आएगी जिसमें 18,000 लोगों का नाम होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई साहब के अरमानों में पानी फिर गया, ऐसा नहीं हो सका। अचयनितों ने पकड़ लिया भाई साहब को। अब अचयनितों से भाई साहब कह रहे हैं कि देखो मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा था, देखो मैंने तो सप्लीमेंट्री तुम्हारे लिए फाइल की हुई है, तो आप मुझे छोड़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ऐसा कोई काम नहीं होने दूंगा। 6800 देखो मैंने खुद इसको रद्द करने की बात की है। वो भी खुश हो गए। अब उसके बाद भाई साहब आए यहाँ पर कि देखिए सब लोग मीटिंग कीजिए भाई साहब, और इसको एक मंच पर आते हैं सब लोग। हमने बात मानी, ठीक है भाई साहब आते हैं एक मंच पर, आपकी यही इच्छा है तो, क्योंकि हम तो चाहते हैं केस खत्म हो। हम लोग वहाँ पे मीटिंग में आए, मैं ये भी बात रख देता हूँ। मीटिंग में जब हम लोग आए थे तो वहाँ पे एक माहौल क्रिएट हो चुका था कि हम लोगों को साथ नहीं लेना है। आते ही पहली शर्त रखी गई, अकाउंट में वही आदमी होगा जो 20 से 25 दिन लखनऊ में दे सकता है। मतलब न प्रदीप हो सकता है, न मनोज हो सकता है, न राहुल हो सकता है। माइंडसेट खत्म। दूसरा भाई साहब कह रहे हैं कि देखिए कोर कमेटी जो बन रही है वो हम बता रहे हैं उस तरीके से बनेगी, जो हम कहेंगे वो होगा, और उसमें एक वकील फिक्स हैं, वो आएंगे ही आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हमने राहुल ने कहा ठीक है मैं जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे धरने में आने के लिए यहाँ 25 दिन देने को तैयार हूँ, 20 दिन देने को तैयार हूँ, जॉब छोड़ दूंगा मैं इसके लिए, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए। तो वहाँ पे ये तय हुआ कि ठीक है। लेकिन नाम जो तय हो रहे थे अमरेंद्र भाई का हो रहा था। अमरेंद्र भाई से अभी भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो बोलते हैं, गाली देते हैं, लेकिन 6800
को खत्म करने की बात नहीं करते हैं कम से कम। लेकिन ये महाशय 6800 को खत्म करने के फिर 6800 को ज्वाइनिंग देने की बात कर रहे हैं। किस मुंह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, आई डोंट नो। तो वहां पे जाके राहुल के साथ ये बोला गया कि चलिए अकाउंट खुलवाते हैं अगले दिन। वहां पर राहुल को तमाम तरह की उल्टे सीधी बातें की गई, अमरिंदर के द्वारा भी की गई, विजय के द्वारा भी की गई, कि हम लात मार के भगा देंगे हमारी बात नहीं मानोगे तो। भाई तुम कौन हो बे, हो कौन? उसके बाद सॉरी मैं इस तरह का बोल रहा हूं, वहां पे मीटिंग में एक और बात डिसाइड हुई थी कि सप्लीमेंट्री को लेकर, कि सप्लीमेंट्री आपने जो डाली है वो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो वहां पे भाई साहब ने तर्क दिया था कि देखिए मैंने ये सप्लीमेंट्री दायर की है क्योंकि किसी के पास थी नहीं उस टाइम पे, वो ये दायर की है कि 6800 को नियुक्ति दो, उसके बाद 6800 में पूरा हो रहा है आरक्षण तो ठीक, अदरवाइज आगे भी 18,000 सीटों को दिया जाए। मैंने ये फाइल किया है। अगली सुबह राहुल ने जब बैंक में थे, इनसे मांगी सप्लीमेंट्री दे दो भाई साहब हमें। तो भाई साहब बोले यार क्यों इशू करना चाहते हो अब इस चीज को लेकर, मैं नहीं दे सकता, मैं दे दूंगा अभी थोड़ी देर में। शाम तक उन्होंने सप्लीमेंट्री नहीं दी। हमारे वो तो परिचय ठीक है। मैंने सीएससी साहब के फोन किया, मैंने सीएससी साहब को बोला सर मुझे सप्लीमेंट्री की बहुत सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा देखो मैं तो ऑफिस से निकल चुका हूँ, शाम के 6 बज चुके हैं। तो उन्होंने अपने जूनियर का नंबर दिया कि आपको ये दे देंगे। तो मैंने उनके जूनियर को फ़ोन किया, सर मुझे बहुत आवश्यकता है, अर्जेंट है। तो उन्होंने स्कैन करके मुझे करीब 8:30 बजे सप्लीमेंट्री भेजी। तो जब सप्लीमेंट्री भेजी उसको पढ़ा गया तो उसमें 6800 को क्वेश्चन की बात की गई थी। लेकिन आप तो बोल रहे थे 6800 को नियुक्ति की बात की गई है, अब कहाँ है आपकी? तो अब वो नया ज्ञान देने लगे कि देखो दुश्मन को ऐसे मार सकते हैं, वैसे मार सकते हैं। मैं भैया आपकी जैसी मीठी बातें नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, लेकिन आपकी जैसे झूठ और मीठा नहीं बोल सकता हूँ। मैं मीठा आदमी नहीं हूँ। आप होगे मीठे, मैं मीठा आदमी नहीं हूँ। अभी कोर्ट में हम लोगों को सिर्फ इतना करना है, जो हमारे वकील हैं संदीप दीक्षित, हमें ज्यादा पैसे, पहली बात तो जो भी मैटर है सरकार से पूछे जा रहे हैं सवाल, आप 6800 को रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, आप जवाब दीजिए। अगर 6800 को नहीं रखना चाहते हो तो बताइए, अगर 6800 को रखना चाहते हो तो कैसे रखना चाहते हो ये बताइए। मैटर सिर्फ इतना सा है, उसका जवाब सरकार को देना है, आपको नहीं देना है। सरकार रखेगी तो कैसे देगी, रखेगी वो सरकार बताएगी, आप नहीं बताओगे। तो आप जिन फायर ब्रांड की बात कर रहे हो, फला फला की, सबकी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक वकील की जरूरत है जो सपोर्टिंग में खड़ा रहे और प्योर 6800 का हो। वो नहीं हो कि लिस्ट की क्वेश्चन करने की बात करता है, 6800 की बात करता हो और सपोर्टिंग में हो, बाकी सरकार जवाब देगी। और वो हमने पहले से हायर कर रखे हैं संदीप दीक्षित जी। 1.5 लाख रुपए फीस है उनकी पर अपीयरेंस। अगर 3 डेट तक केस खिंचता है तो 4.5 लाख रुपए, मोटा मोटा अगर बात की जाए तो 5 लाख रुपए। अगर 2 डेट में खत्म हो गया तो 3 लाख रुपए, उससे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है इस केस में। अब तो ये अकाउंट और ये धंधाखोरी बंद करो, उससे ज्यादा पैसे की जरूरत है नहीं, सिर्फ उतने पैसे में काम हो जाएगा। संदीप दीक्षित को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लेके आए, अगर लोग सहयोग करेंगे तो लेके आएंगे, लोग सहयोग नहीं करेंगे तो वो भी नहीं आएंगे। यहां सरकार को जवाब देना है, आपको जवाब नहीं देना है। सरकार अपने हिसाब से देगी। अगर आपको दबाव बनाना है तो 20 तारीख को धरने को सफल बनाइए, सब लोग मिलकर। सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार का एजी आएगा, एजी नहीं आएगा डबल एजी आएगा, वो सरकार का पक्ष रखेगा आके और इसको सफल कराएगा कोर्ट में। आपके वकीलों की जरूरत नहीं है वहां पे, आपका एक वकील होना चाहिए, सफिशिएंट है। संदीप दीक्षित जी चढ़ के बहस करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सिर्फ एक वकील की जरूरत है। 1.5 लाख रुपए मात्र फीस है उनकी। एक हियरिंग में 1.5 लाख रुपए खर्चा होना है, बाकी लोगों का खून चूसने की जरूरत नहीं है। हमने काउंटर तैयार करवा लिया है। इस हफ्ते कल कोर्ट खुलेगी। वैसे हियरिंग बंद रहती है लेकिन क्लैरिकल काम होते हैं कोर्ट में कल भी। मोस्ट प्रोबेबली कल फाइल हो जाएगा। अगर कल फाइल नहीं हुआ तो अगले 1-2 दिन में फाइल हो जाएगा। फाइल होने के बाद हमारा जो इसमें बाकी के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे कि एक एफिडेविट लगना है, वो भी अगली डेट में लग जाएगा। अगर जरूरत पड़ी, अगर सरकार रॉबिन सिंह पर रिप्लाई कर रही है तो ठीक, अगर नहीं कर रही है तो हम रिप्लाई करेंगे वहां पर।
उसके बाद एक भारती पटेल पे काउंटर हम लोग फाइल कर रहे हैं, जिससे कोई भी आदमी, कोई भी वकील, कोई भी वहां पे ऐसा वकील जो डेट लेके भागने की कोशिश करना चाह रहा है तो वो ना भाग पाए, क्योंकि सारी प्लीडिंग कंप्लीट हो और 25 तारीख से फाइनल बहस चालू हो जाए। कोशिश यही है कि 25 तारीख को खत्म हो जाए। अगर 25 को खत्म नहीं होता है मैटर तो रेगुलर हियरिंग करके, जैसे 90-97 में हुआ था, ऐसे रेगुलर करके 1-2 डेट में खत्म किया जाए मैटर को, ये कोशिश रहेगी। लेकिन फालतू की उंगली करने की कोई कोशिश ना करें, बहुत मेहरबानी होगी। और जितने भी साथी हैं जो कल से मैं देख रहा हूँ इस तरह का उधर उधर लिख रहे हैं, राहुल मौर्य ने ये कर दिया वो कर दिया, आप लोग खुद सोचिए। मोटा मोटा हिसाब दिया गया है आपको। स्टेटमेंट आप लोग रट लगाए हुए हैं, स्टेटमेंट का रट कौन लगाए मैं वो भी देख रहा हूँ। वो लोग रट लगाए हुए हैं जिन्होंने कभी पैसा नहीं दिया, फिर भी राहुल ने 15 तारीख का स्टेटमेंट निकलवाया हुआ है। स्टेटमेंट इसलिए नहीं निकलवा रहा क्योंकि सरकारी बैंक का खाता है वो, और जब वहां पे गया तो वहां पे 2000 करीब ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, उसमें 1500 से 2000, तो वो देने को एक बार में मना करता है बैंक में क्लर्क, इसलिए नहीं निकल पाया वो। नहीं तो वो आपके मुंह पे अब तक फेंक के मार दिया गया होता, जिस दिन निकल आएगा फेंक के मार दिया जाएगा। आप लोग खुद समझदार हैं, 1150 लोगों का मैक्सिमम 11.5 लाख रुपए बनता है। 10-10.5 लाख रुपए का हिसाब गिना चुका हूं मैं उंगलियों पर। आपको कहां से पैसा कौन खा गया? कौन 5 लाख की एफडी करा लिया? कुछ तो शर्म करो। मुझे सपा कार्यालय पे विजय भाई मिले थे जब मैं 6 दिन अभी लखनऊ में था। विजय भाई मैं वो बात बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन याद करो, अगर आप कहोगे तो मेरे पास तमाम रिकॉर्डिंग से मैं वायरल कर दूंगा। मैं उतनी ओछी मानसिकता का आदमी अभी नहीं हूं। आपने क्या कहा था कि 6 महीने में 26 लाख रुपए कोई आदमी लेके जा सकता है, तो अगले 6 महीने में 26 लाख रुपए नहीं कमाएगा, इसकी क्या गारंटी है? शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। कोर्ट में मामला बहुत अच्छा चल रहा है। 1.5 लाख रुपए पर अपीयरेंस की जरूरत है मात्र। लोगों को नोचने की कोशिश मत करो, गिद्ध मत बनो। ये वही लोग हैं, अगर कुछ नहीं कह पाएंगे ना तो बद्दुआएं लगेंगी आपको। 200 रुपए की टी शर्ट पहनने वाले आदमी आज 5000 रुपए का जूता पहनते हैं, 2000 रुपए की जीन्स पहन के घूम रहे हैं। पिछले 10 महीने से बैठ रहे हैं वहां पे जाकर, लेकिन 5000 रुपए का जूता पहन रहे हैं। कहां से आ गया आपके पास पैसा? बातें कर रहे हो आप हमसे। एसी के रूम में बैठ रहे हो, वहां पे जाके 2000 रुपए का पर डे का खर्चा कर रहे हो। किसको बना रहे हो आप? कहां से ला रहे हो आप? तो ये बनाने की कोशिश मत कीजिए। हम वो लोग हैं जब लखनऊ जाते हैं 70 रुपए की थाली खाते हैं, जब अपने पर्सनल पैसे से खाते हैं तो साला 150 रुपए तक का खाते हैं, लेकिन हम जब लोगों के पैसे से खाते हैं तो नहीं खाते हम लोग। शकल से दिख रहा होगा, ग्लो खत्म हो गया शक्ल का इसके चक्कर में, और आपका ग्लो बढ़ता जा रहा है। कुछ तो शर्म करो यार, अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हो। देखिए कोर्ट में मामला बहुत अच्छा चल रहा है, धरने को सफल बनाइए सब लोग, उससे सरकार पर दबाव बनेगा। सरकार पर दबाव बनेगा, एजी को भेजेंगे, एजी को नहीं भेजेंगे डबल एजी को भेजेंगे, मामला निस्तारित होगा। आपके पक्ष में सिर्फ एक वकील काफी है, बाकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे आ गए 1.5-2 लाख रुपए, आप कम से कम कुछ नहीं दे सकते तो नोटिस वाले पैसे वापस कर देना, जिससे हम अपने वकील को उतार देंगे, हम अकाउंट जारी नहीं करेंगे। कुछ शर्म बची हो तो। लेकिन अगर नहीं दे सकते तो अब अकाउंट में पैसे आ गए दे देना, जिससे हम वकील को उतार देंगे। हम पैसे किसी से नहीं मांग रहे हैं अभी, लेकिन अगर आप नहीं दोगे तो हमें वकील के लिए पैसे मांगने पड़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और हम चाहते हैं कोई ऐसा आदमी सामने आए जो निष्पक्ष हो, अब तक ना हमारी टीम में हो ना किसी की टीम में हो, ऐसे आदमी का अकाउंट जारी करें जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। हम अपना अकाउंट लेके ही नहीं आना चाहते, हम नहीं झेल सकते इस तरह की मानसिकता के लोगों को, तुच्छ मानसिकता के लोगों को। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। कोर्ट में बहुत अच्छा मामला चल रहा है, 1.5 लाख रुपए की जरूरत है पर अपीयरेंस। आप लोग दे दोगे, हम कोई अकाउंट जारी नहीं करेंगे। आप नया कुछ मत करो, शांति से बैठो। धरना सब लोग करो, धरने में हमारा समर्थन है, दल बल के साथ आएंगे। और जिन लोगों ने यह मानसिकता बना रखी है कि ये लोग आएंगे हम इनकी मार पिटाई करेंगे, हाथ छुपाएंगे, तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपने हाथ छुपाया तो जान से मार देना। अगर आपने जिंदा छोड़ दिया तो मैं मां कसम खा के कह रहा हूं, घर बर्बाद कर दूंगा सबके, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर हाथ टच कर दिया तो किसी ने, तो बघेल की औलाद हूं मैं। अगर जिंदा रह गए तो बात कर लेना मुझसे। ये खुली चेतावनी है तुमको, जो तुम प्लानिंग बना के रखे हो ना,
कि कोई कह रहा है लखनऊ में आके दिखाओ। मेरे पास 10 लोगों के कम से कम फोन आ चुके हैं, प्रदीप भाई आप लखनऊ में मत आना, ये लोग ऐसा करेंगे आपके साथ, वैसा करेंगे आपके साथ। कम से कम 10 लोगों के फोन आए। क्यों करवा रहे हो भाई फोन? है कितना डरते हो यार आप लोग। मैं आऊंगा लखनऊ में, अभी भी आया था 6 दिन के लिए, उस दिन मीटिंग में सब लोग आपके ही थे, फिर भी आया था मीटिंग में। क्या उखाड़ लिया आपने? कभी कुछ नहीं उखाड़ सकते हो आप किसी का। और फिर भी आऊंगा लखनऊ में, टच करके दिखा देना, खुली चेतावनी है आपको। कोर्ट में अच्छा मामला चल रहा है, उंगली मत करो, नौकरी के बीच में आओगे तो फाड़ दिए जाओगे, ध्यान रखना। 6 महीने नहीं चलाना है मुझे केस, 2 साल नहीं चलाना है, अगले 2-3 डेट में डिसाइड हो जाएगा, शांत बैठो। नए नवेले बहुत अच्छा कर रहे हैं, करने दो। बुढ़ापा आ गया आपके ऊपर, नौकरी आपको भी चाहिए। इन सब के पीछे आप क्या साजिश रचना चाह रहे हो मुझे भी पता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं ऑफिस में आया हुआ था, बाहर निकल के पार्क में आपसे लाइव आया हुआ हूँ। बहुत ज्यादा लोगों ने कहा तब आ रहा हूं मैं अभी भी नहीं आना चाह रहा था। जय भीम, जय संविधान।